हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स गुरु। मैं पल्लवी पाटिल आप सभी को IBPS क्लर्क 2021 के बारे में बताने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने पहले एक आपको वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें आपको IBPS का फॉर्म कब भर सकते हो, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स कब है वगैरह बाकी सब चीज़ें बताई है। फिर आज जो मैं IBPS क्लर्क 2021 के बारे में बता रही हूँ वो खाली ये बता रही हूँ कि प्रिलिमिनरी एग्जाम डेट्स क्या है, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स कब होने वाले हैं। 28 अगस्त 2021 में होगा, 29 अगस्त 2021 में होगा और 4 सितंबर 2021 में आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होने के चांसेस है। हालांकि ये टेंटेटिव डेट्स है, मे बी चेंज भी हो सकते हैं, पक्का नहीं है, बट हम अभी यही कंसीडर करेंगे कि यही हमारी एग्जाम डेट है और इसी एग्जाम डेट पे हमारे IBPS क्लर्क के प्री एग्जाम्स होने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रिलिमिनरी का स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको पहला तो प्रिलिमिनरी के सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो भी पता है, बट मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। आपको 3 सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ओके, ये 3 सब्जेक्ट्स है, न्यूमेरिकल, रीजनिंग एंड इंग्लिश। आपको वेटेज भी पता है, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स और 30 मार्क्स। 100 मार्क का आपका प्रिलिमिनरी रहेगा और इसके लिए आपके पास समय रहेगा 60 मिनट। 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मैं डिटेल सिलेबस बताने वाली हूँ जो IBPS क्लर्क प्रिलिमिनरी क्रैक करने के लिए आपको जरूरी है। इतने टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं और मैं एक बात और बता रही हूँ कि आपको खाली प्रिलिमिनरी का सिलेबस नहीं करना है, प्रिलिमिनरी में ही आपको ऐसा स्टडी करना है जिससे आप मेंस भी क्रैक कर सको। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको प्रिलिमिनरी से ही ऐसी स्टडी स्टार्ट करनी है तो आपको प्रिलिमिनरी तो क्रैक करनी ही है, उसी के साथ आपका स्टडी ऐसा होना चाहिए जिससे आप मेंस भी क्रैक कर सको। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको अभी सिलेबस, डिटेल सिलेबस बता रही हूँ। फर्स्ट मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी से स्टार्ट कर रही हूँ। प्रिलिमिनरी में तो इसके लिए 35 मार्क्स होते हैं। नंबर सीरीज जो है ईच एंड एवरी एग्जाम में आपको दिखेगा कि ये 5 मार्क्स के लिए होता है, कंपलसरी टॉपिक है। नंबर सीरीज 5 मार्क्स के लिए आता ही है। इसमें आपको रॉन्ग नंबर सीरीज भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको 2 टाइप्स मिलेंगे, एक तो फाइंड द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क या तो फिर फाइंड रॉन्ग नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। ये वाला टॉपिक जो है वो भी 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता ही है। इसमें क्या है, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आएगा एग्जाम में तो अप्रोक्सीमेशन शायद नहीं होगा, या तो आपको अप्रोक्सीमेशन आएगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। तो इनमें से एक टॉपिक आपको 5 मार्क्स के लिए कंपलसरी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन को आपको नियर अबाउट वेटेज अगर देखा जाए तो 15 to 20 मार्क्स का होता है। नियर अबाउट वेटेज कितना है डेटा इंटरप्रिटेशन का? 15 to 20 मार्क्स। मतलब आपको एग्जाम में जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो 3 या 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें आपको पता तो है ही, डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट होते हैं, बार ग्राफ्स होते हैं, लाइन ग्राफ्स होते हैं, रडार ग्राफ होते हैं, कैसलेट्स होते हैं, टैबुलेशन होते हैं, मिसलेनियस होते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा टाइप है, तो वो सभी टाइप्स आपको अच्छे से करना है। एंड अगर डेटा इंटरप्रिटेशन आपको अच्छे से आना चाहिए ऐसे लगता है तो कुछ टॉपिक्स जो है उनका आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जैसे कि एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं कि जिसके अकॉर्डिंगली आप DI के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो टॉपिक आप थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये दोनों टॉपिक का मिलकर वेटेज आपको 4 मार्क्स तक जाएगा। मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 1 या 2 क्वेश्चन आएगा और प्रोबेबिलिटी के 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन में देखा जाएगा तो 3 to 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा सफिशिएंसी। सफिशिएंसी के क्वेश्चंस के लिए आपको पेन यूज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वाले क्वेश्चंस ओरली आ जाएंगे। बहुत इजी वाला पैटर्न है डेटा सफिशिएंसी, और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी आपको अगर एग्जाम में आते हैं तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली 5 मार्क्स के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे जो वेटेज दिया है और जो टॉपिक्स बताए हैं वही सेम टॉपिक आपको एग्जाम में आए। कभी कभी क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन के लिए ऑल्टरनेटिव आपको अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, कभी कभी डेटा सफिशिएंसी के लिए ऑल्टरनेटिव आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन मिलेगा। बट ये टॉपिक आपको अच्छे से करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, IBPS ने जो सिलेबस आपको दिया हुआ होता है उसी में से आपको एग्जाम में आएगा।
तो ये कोई परफेक्टली कोई नहीं बता सकता कि ये टॉपिक आएगा ये टॉपिक नहीं आएगा। जो IBPS है वो डिसाइड करता है, और वो जो डिसाइड करता है कि इतना सिलेबस है, उसी सिलेबस में से मैं बता रही हूँ कि जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और जो आपको करने ही है वो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं। तो ये हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटीज का, और कुछ टॉपिक्स है न्यूमेरिकल एबिलिटी के, वो भी मैं बता देती हूँ। जो सिलेबस है उसमें मैंने अभी तक न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे बताए कि जिनका वेटेज ज़्यादा है। उसी में से एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी वेटेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, 5 मार्क्स के लिए है। मेंसुरेशन 2 to 3 मार्क्स के लिए आएगा। SI और CI 1 to 2 मार्क्स के लिए आएगा। एवरेज का वेटेज 1 मार्क। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 1। प्रॉफिट एंड लॉस 2। टाइम रिलेटेड जो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट्स एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स वगैरह, ये जो क्वेश्चन के पैटर्न आते हैं वो टाइम रिलेटेड में आएंगे। ये 3 to 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। ये जिसका मैंने 1 लिखा है, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ से SI CI, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम रिलेटेड एजेस, ये वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं, इनके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैंने ये टॉपिक इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि ये जो टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट है। आप जब भी DI सॉल्व करते हैं तो DI के लिए अगर ये टॉपिक आपके अच्छे से है तो DI में से क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड इजीली हो जाएंगे और वो आप सॉल्व भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अगर फोकस करना है, जो बिगिनर्स है, जो ऑलरेडी स्टडी स्टार्ट कर चुके हैं, उन स्टूडेंट के लिए मैं बताती हूँ कि सभी के सभी टॉपिक आप अच्छे से कर लो। मैं फिर से बता देती हूँ, जो ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी उन्होंने एक एग्जाम वगैरह दे दिया है, 2 एग्जाम दे दिया है, उन बच्चों के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हो गए होंगे। तो उनको इन सभी टॉपिक्स की रिवीजन अच्छे से करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में स्कोर कर पाए। बट जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए मैं यही बताऊंगी कि जो मोस्ट वेटेड टॉपिक है जैसे कि नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये वाले जो मोस्ट वेटेड टॉपिक है इन्हीं का प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मैं रीजनिंग के टॉपिक्स बताने जा रही हूँ। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल 3 to 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वेटेज रहेगा 15 to 20 मार्क्स। नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी एवरी प्रिलिमिनरी में 3 मार्क्स के लिए तो फिक्स होता ही है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगर आता है तो वो भी 5 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट है डेटा सफिशिएंसी। ऑल्टरनेटिव पढ़ सकता है। डेटा सफिशिएंसी अगर नहीं आता है तो अल्फा न्यूमेरिक पढ़ेगा, अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो डेटा सफिशिएंसी आएगा। ऐसे होता है, तो डेटा सफिशिएंसी भी आपको करना है। रीजनिंग का अलग होता है, क्वांट का अलग होता है, इसके लिए भी 5 मार्क्स का वेटेज है। ऑर्डर एंड रैंकिंग अगर आप करेंगे तो इसका टोटल वेटेज 3 मार्क्स है। एंड सिलॉग तो एवरी एग्जाम में आपको दिख ही देता है कि 3 मार्क्स तो कहीं पे भी नहीं जाते, 3 to 5 मार्क्स के लिए सिलॉग होता ही है। और सिलॉग में अभी आपको मैंने बताया ही है कि ओनली फ्यू वगैरह टाइप के क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, तो उसी का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। और रेगुलर पैटर्न तो आपको करना ही है। और कुछ टॉपिक्स है जो आपको रीजनिंग में करने हैं, जैसे कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, ये अगर आता है तो आपको 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा। इनपुट आउटपुट, ये क्वेश्चंस का पैटर्न अगर आता है तो डायरेक्टली 5 मार्क्स के लिए आता है। फिलहाल प्रिलिमिनरी के इसमें आने के चांसेस इसके कम है, बट आप जस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन ये आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। एंड कोडिंग डिकोडिंग आपको 3 to 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो इतने टॉपिक्स हैं जो आपको रीजनिंग में करने हैं। हालांकि इसमें से कुछ टॉपिक प्रिलिमिनरी में ना भी आए बट मेंस में आ ही जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है आपको कि हमें प्री और मेंस दोनों साथ में लेकर जाना है। तो अभी आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि इनपुट आउटपुट शायद प्रिलिमिनरी में कभी कभी ना दिखे, बट कभी कभी दिख भी सकता है, बट मेंस में वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर जा रहे हैं। दोनों का हमें साइमल्टेनियसली स्टडी करना है जिससे हम प्री और मेंस दोनों क्रैक कर पाए। ठीक है, अब मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको कौन से टॉपिक करने हैं और किसका ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना है। स्पॉटिंग द एरर, ईच एंड एवरी एग्जाम में आपको स्पॉटिंग द एरर दिखेगा ही दिखेगा, इसीलिए आपको क्या करने हैं, ग्रामर के रूल पक्के करने हैं। स्पॉटिंग द एरर के लिए ग्रामर के रूल पक्के होने चाहिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, इन दोनों के लिए भी ग्रामर ही पक्का होना चाहिए। तो स्पॉटिंग द एरर आपको 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में दिखता ही है, राइट। क्लोज टेस्ट आपको 5 मार्क्स के लिए दिखता ही है। नेक्स्ट है RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपको एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए दिखेगा। नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये 5 मार्क्स के लिए होता है,
बट क्या है कि आपका इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स के लिए आता है। तो कभी कभी ऑल्टरनेट आपको एग्जाम में दिखता है कि कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 5 मार्क्स रहेंगे, कभी वहाँ पे आपको पैरा जंबल दिखेगा जो कि 5 मार्क्स के लिए भी होता है, कभी कभी आपको सेंटेंस करेक्शन दिखेगा जो भी 5 मार्क्स का ही रहेगा एग्जाम में। फिर फिलर यानी कि फिल इन द बैंक, सिंगल फिलर, डबल फिलर, आपको फिलर भी दिखेगा एग्जाम में जो भी 5 मार्क्स के लिए रहेगा। और सेंटेंस कंप्लीशन ये जो है ये भी फिलिंग द टाइप ही है, तो ये भी आपको एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए दिखेगा, 5 मार्क्स के लिए दिखेगा। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, बट इन्हीं टॉपिक में से कुछ टॉपिक्स आपको एग्जाम में जरूर दिखेंगे। जैसे कि ये आपका पक्का है, ये भी कंपलसरी रहेगा, ये भी कंपलसरी रहेगा, पैराजंबल कंपलसरी रहेगा, और इसमें से और इसमें से कुछ एक टॉपिक आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा आएगा। तो आपको अभी ये 2, 3 और 4 टॉपिक अगर आप पक्के कर देते हैं तो आपके 25 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और जो रिमेनिंग 5 मार्क्स है, ये वाला और ये वाला, अगर आप स्पॉटिंग द एरर यानी कि ग्रामर अच्छा करेंगे तो ये वाला भी आपका स्पॉटिंग द एरर में ही कवर हो जाएगा। और बचता है फिलर और सेंटेंस कंप्लीशन, ये दोनों फिलिंग द ब्लैंक टाइप ही है। तो ये आप एग्जाम में डायरेक्टली भी ट्राई कर देंगे तो आपको 1 या 2 क्वेश्चंस के आंसर आराम से आ जाएंगे। तो आपको फोकस अभी करना है 25 मार्क्स के लिए, जिससे आपके 30 मार्क्स भी कवर हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अच्छे से स्टडी करो, जितना आप स्टडी डीपली करेंगे उतना आपके लिए यूजफुल रहेगा। इंग्लिश का सिलेबस हमने देख लिया, बट इंग्लिश के लिए क्या करना है मैं बता देती हूँ। द हिंदू के आर्टिकल्स आपको डेली पढ़ने हैं, जो नए वर्ड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे उसको लिख लो, उसका मीनिंग वगैरह जानने की कोशिश करो, जिससे आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगा, इंग्लिश रीडिंग भी अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपका जो क्वांटिटेटिव का क्वेश्चन रीडिंग का स्पीड है, रीजनिंग का क्वेश्चन रीडिंग का स्पीड है, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे, एंड अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है तो आंसर आप क्विक कर पाएंगे। तो इंग्लिश रीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, केयरफुली रीड करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें अगर आप अच्छे से कर पाएंगे तो एग्जाम आपकी बहुत हार्ड नहीं रहेगी। और आपको जो स्टडी करना है, हार्ड स्टडी करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो, जिससे आप IBPS क्लर्क, प्री और मेंस दोनों कर पाए। तो मैंने प्री के बारे में बताया, और प्री में ही मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बताए हैं कि जो आपको मेंस में यूजफुल रहेंगे। अब मैं मेंस के टॉपिक बता देती हूँ। प्री के साथ साथ आपको मेंस का भी स्टडी करना है, क्योंकि आगे जाकर मेंस के लिए आपको कुछ डिफिकल्टीज ना आए, ठीक है। तो मेंस में आपको जनरल अवेयरनेस रहेगा, एडिशनल जनरल अवेयरनेस जो है उसमें आपको करंट अफेयर्स रहेगा। करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज देखो, न्यूज़पेपर रीड करो। द हिंदू अगर आप पढ़ते हो तो उसका यूज आपको करंट अफेयर्स के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस जो है उसमें आपको बैंकिंग हिस्ट्री मिलेगी, एज वेल एज करंट बैंकिंग अफेयर्स भी आपको इसी में मिलेगा। अवेयरनेस है, नॉट जीके। अगर बैंकिंग जीके होता तो आपको ओल्ड क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते, बट अवेयरनेस है, अवेयरनेस यानी कि आपको हिस्ट्री भी पूछी जाएगी और करंट भी इसी में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है स्टैटिक जीके। जो स्टैटिक जीके है ये कभी भी चेंज नहीं होता है, जैसे कि कैपिटल, करेंसीज, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, हेडक्वार्टर्स, ये वाली जो चीजें हैं वो आपको एग्जाम में दिखेगी ही दिखेगी, और ये कभी भी चेंज नहीं होती है। अभी आप कल से स्टैटिक जीके स्टार्ट करेंगे तो वो भी बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि स्टैटिक जीके जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज आपको एग्जाम में दिखेगा। मतलब कैपिटल, करेंसीज, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर एंड हेडक्वार्टर, इसका आपको अभी से स्टडी स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है अवार्ड्स, एंड लास्ट वन इज द प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स। तो इतना आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस के लिए स्टडी करना है। अभी मेंस में से कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या करना है, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको लर्न करना है, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, बेसिक फंक्शंस ऑफ MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, देन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, नेक्स्ट नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, डेटाबेस बेसिक्स, हैकिंग, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस। बस कंप्यूटर का इतना ही सिलेबस है। कंप्यूटर हार्डली आपको 10 या 15 मार्क्स के लिए एग्जाम में रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो रीजनिंग और कंप्यूटर कंबाइंड 50 मार्क्स के लिए होता है। बट आपको जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस टोटल वेटेज जो है वो 50 मार्क्स के लिए रहेगा, क्वांटिटेटिव 50 मार्क्स के लिए रहेगा, और रीजनिंग प्लस कंप्यूटर 50 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। आपको प्री के साथ मेंस का क्या क्या स्टडी करना है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है।
अभी आपको क्या करना है, प्री के लिए क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश करने हैं, और इसी के साथ साथ आपको कंप्यूटर्स और जनरल अवेयरनेस की भी 1 आवर स्टडी करना है, ताकि आप सभी एग्जाम्स क्रैक कर पाओ, प्री भी एज वेल एज मेंस भी। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजीज और टाइम टेबल बताने वाली हूँ। तो मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।